इस देश में कोई एक्टर, सेलिब्रिटी या सिंगर की डेथ होती है तो उसको सालों तक याद रखा जाता है और उनके फैंस या कम्युनिटी उनको न्याय दिलाने के लिए सालों तक किसी न किसी रूप से लड़ते रहते हैं। लेकिन हमारे साइंटिस्ट का क्या? हाँ, तुमने सही सुना, हमारे कई सारे इंडियन साइंटिस्ट की कोइंसिडेंटली मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो चुकी है। सिर्फ 4 साल की टेन्योर के अंदर हमारे 11 से भी ज्यादा इंडियन साइंटिस्ट कोइंसिडेंटली मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस के अंडर में मारे जा चुके हैं। 11 जनवरी 1966 हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद रशिया में कोइंसिडेंटली मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के सिर्फ 13 दिन बाद माउंट ब्लैंक रेंज के ऊपर एक प्लेन का क्रैश होता है। उस प्लेन क्रैश में 117 लोग मारे जाते और वापस कोइंसिडेंटली उसी प्लेन के अंदर हमारे फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जे भाभा भी होते हैं, जिनकी साथ ही साथ डेथ हो जाती है। और इन दोनों की डेथ को कोइंसिडेंटली डेथ बाय नेचुरल कॉज डिक्लेयर कर दिया जाता और कोई सवाल तक नहीं उठाता। और अपन आज की वीडियो में होमी जे भाभा की कोइंसिडेंटल डेथ के बारे में बात करेंगे। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। 2 सितंबर 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है और दुनिया की 2 सबसे बड़े सुपर पावर्स के तौर पे यूएसए और यूएसएसआर खड़े होते हैं। दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस लड़ते तो नहीं है, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने बिहाफ पे कंट्रीज को लड़वाते हैं और वेपन्स और सप्लाईज को सप्लाई कर दुनिया भर में सिविल वॉर खड़ी कर दी जाती है, जिस कारण दोनों देश के लोग दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में अपने पसंदीदा रूलर को बिठा सके। और इसी को मोटा मोटी अपन कोल्ड वॉर का एरा बोलते हैं। और इसी कोल्ड वॉर का एशिया में बहुत बड़ा पार्ट बने इंडिया और पाकिस्तान। ये 1954 में एटॉमिक एस्टेब्लिशमेंट रिसर्च ट्रॉम्बॉय की नींव रखी जाती है और इस फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करते होमी जे भाभा। अगर सिंपल भाषा में बोले तो होमी जे भाभा वाज अ जीनियस। अब जहां भी उस टाइम पे एटॉमिक वर्ड का सिर्फ जिक्र भी हो जाया करता था तो यूएसए के कान खड़े हो जाया करते हैं। बाय ब्रुक और बाय क्रोक किसी भी हाल में यूएसए किसी भी कंट्री को खुद का न्यूक्लियर वॉरहेड खड़ा करना नहीं देना चाहती थी, क्योंकि यूएसए जानता था उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान के साथ क्या किया था। और जैसे ट्रॉम्बॉय की एटॉमिक फैसिलिटी की नींव रखी जाती है, यूएसए के रडार के अंडर में इंडिया आ जाता है। अब इनिशियली तो इंडिया का एटॉमिक बॉम्ब को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बनाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर आता ईयर 1962। On the 20th of October 1962, the Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. The Indian army was not prepared for such a full-scale invasion. Nehru was shocked. 1962 में इंडिया का सो कॉल्ड दोस्त चाइना इंडिया पर अटैक कर देता है और पहली साइनो इंडिया वॉर शुरू हो जाती है। अब साइनो इंडिया वॉर के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन एक चीज समझ लो, साइनो इंडिया वॉर को टाला जा सकता था अगर नेहरू जी चाइना को अपना दोस्त ना समझते और इंटेलिजेंस होने के बावजूद नेहरू जी की गवर्नमेंट ने कोई एक्ट नहीं किया। अब पहली साइनो इंडिया वॉर में इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारता है। तुम लोग फुटेज में देख सकते हो कैसे हमारे जवानों को सरेंडर करवाया गया था। और इस वॉर के बाद लद्दाख का काफी ज्यादा हिस्सा चाइना छीन लेता है, जिसको आज की डेट में हम लोग अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी साइनो इंडिया वॉर ने इंडिया को पहला इग्निशन दिया था अपना खुद का न्यूक्लियर वॉरहेड को डेवलप करने के लिए। लेकिन फिर नेल इन द कॉफिन आती है इन द ईयर 1964, द इनफेमस चाइनीज प्रोजेक्ट 596। इस प्रोजेक्ट के अंडर में चाइना सक्सेसफुली अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट कर लेता है और प्रोजेक्ट 596 के बाद इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन चाइना के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स आ जाते हैं। और ये बात उसी साल बने हमारे इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को समझ आ जाती है। तो हमारे न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमान होमी जे भाभा के हाथ में थमा देते हैं। दूसरी तरफ इंडिया और यूएसएसआर के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस टाइम के दौरान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। इंडिया काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी और वेपन्स यूएसएसआर से खरीदना शुरू कर देता है। अब इस टाइम के दौरान दुनिया में सिर्फ 3 ही देश थे, चाइना, यूएसए और यूएसएसआर, जिनके पास फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियर बॉम्ब था। और ये बात यूएसए को बहुत अच्छे से पता थी। ऊपर से इंडिया के न्यूक्लियर प्लान को डेवलप करना और यूएसएसआर के साथ बढ़ती हुई इंडिया की दोस्ती यूएसए को कहीं ना कहीं खटकने लगी और इंडिया की न्यूक्लियर पावर बनने के सपने को ग्लोबली कई सारे देश खतरे की नजर से देखने लगे। होमी जे भाभा ऑल इंडिया रेडियो पे आते पब्लिकली कहते कि अगर गवर्नमेंट ने उनको फुल सपोर्ट किया तो पूरे 18 महीने के अंदर ही इंडिया को उसका पहला न्यूक्लियर वॉरहेड दे देंगे। और इस अनाउंसमेंट के अगले साल ही ईयर 1966 में प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद रशिया जाते हैं ताशकंद समझौते को साइन करने के लिए। और यूएसएसआर में शास्त्री जी घोषणा करते कि वो बहुत एक्साइटेड है और वो एक न्यूज हमारे देशवासियों को देना चाहते हैं अपनी मातृभूमि पहुंचकर। लेकिन कोइंसिडेंटली अपनी मातृभूमि पहुंचने से पहले शास्त्री जी की डेथ ताशकंद रशिया में वापस मिस्टीरियसली हो जाती है। इंडिया आके शास्त्री जी की बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया जाता और आनंद फानन में उनका फ्यूनरल करवा दिया जाता है।
देशवासियों को कभी पता नहीं चलता कि वो क्या बात थी जो शास्त्री जी इंडिया आकर लोगों को बताना चाहते थे। शास्त्री जी की डेथ के सिर्फ 13 दिन बाद होमी जे भाभा 24 जनवरी 1966 में एयर इंडिया के फ्लाइट 101 बोर्ड करते वियना जाने के लिए उन्हें वियना गेस्ट लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही माउंट ब्लैंक रेंज के ऊपर ATCO पायलट का मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जिस कारण प्लेन माउंट ब्लैंक पे जाके क्रैश कर जाता है। उस क्रैश में 117 लोग इंक्लूडिंग फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की डेथ हो जाती है और ये कहानी हम लोगों को बेची गई थी। अब भाभा के प्लेन के क्रैश के बाद फ्लाइट 101 का ब्लैक बॉक्स तक नहीं मिला। ब्लैक बॉक्स तो छोड़ो, फ्लाइट का कोई कैमरा तक नहीं मिला। कोइंसिडेंटली 1950s में भाभा के क्रैश के पूरे 16 साल पहले माउंट ब्लैंक की रेंजेस के ऊपर एक और प्लेन क्रैश हुआ था और उस क्रैश के बाद प्लेन्स के रिमेन कुछ सर्टेन एरिया में पाए गए। और यहाँ तुम लोग दूसरी तरफ कंपेयर करोगे तो जो भाभा के प्लेन क्रैश के रिमेन से 25 किलोमीटर के रेडियस में फैल गए थे, यानी कि प्लेन की धज्जियां उड़ गई थी। अब तुम लोग लॉजिकली सोचो, जब पहला प्लेन क्रैश हुआ तो जो प्लेन के रिमेन्स थे एक सर्टेन एरिया में मिले, वहीं दूसरी तरफ भाभा के प्लेन क्रैश के जो रिमेन्स है 25 किलोमीटर के रेडियस में कैसे फैल गए। ऐसा सिर्फ जब ही पॉसिबल है जब भाभा के प्लेन को किसी छोटी मिसाइल या प्लेन से इंटरसेप्ट किया गया हो, क्योंकि जिस रेडियस में डेब्री फैली है वो जब भी पॉसिबल है जब किसी इंपैक्ट के थ्रू ब्लास्ट क्रिएट किया गया हो प्लेन के अंदर। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए प्लेन क्रैश के दिन से ही एक इंसिडेंट और सामने आता है कि कोइंसिडेंटली जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ उसी दिन एक इटालियन प्लेन की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बुक कन्वर्सेशन विद क्रोस बाय जॉर्ज डगलस। ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर एक्स CIA एजेंट्स और ऑफिशियल्स के इंटरव्यूज को पब्लिश किया गया है और इन्हीं में से एक इंटरव्यू CIA के एक्स डायरेक्टर रॉबर्ट क्राउली के साथ। और इस बुक के लिए रॉबर्ट क्राउली ने खुद एडमिट किया था, देयर हेड एक्सपर्ट वाज फुल्ली केपेबल ऑफ बिल्डिंग अ बॉम्ब, होमी जे भाभा वाज अ डेंजरस मैन। और इसलिए CIA ने एल्प्स की पहाड़ियों के ऊपर कार्गो में रखे एक बॉम्ब को डेटोनेट किया जिस कारण होमी जे भाभा को मारा जा सके। 1 मिनट, इंडिया के न्यूक्लियर प्लान को मारा जा सके। रॉबर्ट क्राउली उसी बुक के इंटरव्यू में शास्त्री जी को कोट करते हुए ये भी बोलता है, एक मुंहफट गौ प्रेमी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनना चाहता है, इसलिए दे नॉक्ड आउट शास्त्री एंड किल्ड भाभा। अब इतनी सारी चीजें मिस्टीरियसली होने के बावजूद अपन होमी जे भाभा की डेथ को सिर्फ एक कोइंसिडेंस बोलते हैं। अब देखो, जो कोइंसिडेंटल डेथ का किस्सा है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। भाभा की डेथ के बाद कोइंसिडेंटली फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई की भी डेथ हो जाती है। अगर तुम लोग चाहते हो उस पर आगे वीडियो बना दी जाए तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके बता देना या फिर कमेंट कर देना। दोनों का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा।